गुड इवनिंग किस्टा। आज की क्लास शुरू करें। यस सर। एक और स्टूडेंट आते हैं यूजुअली, वो बीच में अगर ज्वाइन करेंगे तो कर सकते हैं। आज की यूनिट के बारे में पढ़ा था आपने कुछ थोड़ा बहुत? यस सर। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक, आज का भी टॉपिक बेसिक ही है और बहुत सारी चीज़ ऐसी होंगी जो रिपीट होंगी बार बार, जैसे कल हो रही थी। तो इसको शुरू करते हैं हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट को। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में यूनिट 9 सबसे पहली प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग है। प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग का कुछ थोड़ा बहुत आपको कुछ आइडिया है? तीसरा, एम आई ऑडिबल किसरा? यस सर। सॉरी सर, वो थोड़ा डिस्टरबेंस था। प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग का कुछ आइडिया है थोड़ा बहुत आपको? चलिए कोई नहीं, शुरू करते हैं प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग को। तो प्लानिंग एक, अगर एज अ सिंपल एज अ होल वर्ड समझे प्लानिंग को, तो व्हाट इज प्लानिंग इज, हम किसी भी काम को करने के लिए हम प्लान करते हैं। अगर हम नॉर्मल अपने घर की बात करें तो कोई भी काम, छोटे से छोटा काम अगर करना है तो उसके लिए प्लानिंग की जाती है। तो इसमें वही बताया, मोस्ट ऑफ द अस यूज आर फेयरली फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ प्लानिंग इन आवर एवरीडे लाइफ। वी डू ऑफन डिसाइड इन एडवांस अबाउट द थिंग्स। हम बहुत पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है अपनी बिजी वर्किंग डे में से। और पेरेंट्स का अगर एग्जांपल लें तो पेरेंट्स अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर लेते हैं। और अगर किसी जो एस्पिरेंट है जो अपनी किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो वो पहले से ही उसका प्लान एक स्ट्रक्चर होता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बेसिकली प्लानिंग का मतलब वही होता है। अगर बिजनेस में प्लानिंग की बात करें तो बिजनेस में प्लानिंग क्या होता है कि आपको कैसे अपना, कहाँ से आपको कोई भी मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल वो उठाना है, कहाँ से आपको उस मटेरियल को, किस तरह से आपको क्या मशीनरी चाहिए आपके जो बिजनेस है। आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, मेडिकल बिजनेस है या कोई भी बिजनेस है, या आप अगर एनी टाइप ऑफ इट, इफ इट इज़ अ एजुकेशनल बिजनेस, तो आपको क्या, आपको कौन से टीचर्स चाहिए, कौन से प्रोफेशनल्स चाहिए, कौन से किस स्किल के लिए कौन सा आपको पर्सन, ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है, क्या चाहिए। तो ये सारी चीज़ प्लानिंग के अंदर आती है। कैसे आपको उनको ऑर्गेनाइज करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करने के बाद उनको कैसे यूज़ करना है, दे ऑल कम अंडर प्लानिंग। तो फ्रॉम द मोमेंट यू स्टार्ट एनीथिंग टू द मोमेंट यू डिलीवर समथिंग न्यू आउट ऑफ इट, वो सारा प्लानिंग के अंदर आता है। और बिजनेस प्लानिंग के अंदर भी वो बिजनेस की टर्म्स में उसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने कॉलेज और किसी भी एक इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया। तो अगर हम नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग अगर हम बात करें तो प्रीमेसी ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग ऑफ प्रोसेस, यही जो मैंने अभी बताया कि प्रोसेस क्या हो सकता है प्लानिंग का, क्या हमें क्या आगे स्टेप्स लेने हैं। फ्यूचर ओरिएंटेशन, फ्यूचर हमें फ्यूचर के लिए क्या, किस चीज़ के लिए हमें कोई अगर फ्यूचर हमारा प्लान है कोई भी कि हमें वी हैव टू अचीव दिस थिंग, तो हमें कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो हमें वी हैव टू अचीव आवर द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर आवर इंस्टीट्यूशन, फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें कैसे वो बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, क्या ह्यूमन रिसोर्स हमें चाहिए, क्या हमें स्किल सेट चाहिए, वो सारा फ्यूचर ऑफ ओरिएंटेशन में आता है। इंफॉर्मेशन बेस, रैशनैलिटी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल नेचर, इंटेलेक्चुअल। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का मतलब होता है प्लानिंग इज बोथ ए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एलिमेंट। फॉर्मल प्लानिंग रेफर्स टू सिस्टमैटिक, जिसमें फॉर्मल कोई भी प्लानिंग ऐसी होगी जो सिस्टमैटिक होगी, जो ऊपर से नीचे तक, अगर कोई एक मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट से लेकर लोअर मैनेजमेंट तक वो प्लानिंग चलती है अगर, तो फॉर्मल प्लानिंग है। नीचे इनफॉर्मल प्लानिंग वो होती है जो सडनली कोई सिचुएशन अराइज होती है। if a situation arises because of a sudden accident or because of a sudden situation, अगर कोई अगर हम कोई किसी का एग्जांपल लें, एक सॉफ्टवेयर कंपनी का एग्जांपल लें, इफ वी हैव फॉल्ट इन एनी सॉफ्टवेयर विच इज वर्किंग फॉर एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन,
तो उस फॉल्ट को एकदम से ठीक करने के लिए जो आप प्लानिंग करते हैं वो इनफॉर्मल प्लानिंग में आती है। फॉर्मल प्लानिंग वो होती है जो ऑलरेडी डिसाइडेड है, सब कुछ एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर डिफाइंड है ऊपर से नीचे तक लेके, वो फॉर्मल प्लानिंग के अंदर आता है। उसके बाद ये सारे इसके टर्म्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। प्लानिंग प्रेमिसेस, डायनामिज्म, लेवल्स ऑफ प्लानिंग, कैसे एक ऊपर से नीचे तक हायरार्की होती है प्लानिंग की, वो इसमें बताया गया। टाइप्स ऑफ प्लान, कैसे हमारे किस तरह के प्लान्स हो सकते हैं। अगर हमें किसी अकाउंट रिलेटेड इशू को हैंडल करना है तो अकाउंट्स के हिसाब से हमें टाइप उसका प्लान करना पड़ेगा। अगर हमें कोई सडन एक रिस्पांस देना है तो उसके हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, बजट, स्कीम्स, ये सब टाइप ऑफ प्लान है। प्रोसीजर्स, मेथड, रूल्स एंड सो ऑन। Some of the plans such as objectives and budgets serve as integral elements of the planning process, while others such as policies। तो ये सारे प्लान के ही पार्ट है, प्लानिंग के ही पार्ट है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एक बहुत बेसिक सा टॉपिक है। हमें इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हम इसको सिंपली समझें और उसके बाद उसे बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें तो ज़्यादा इजी रहेगा समझना। सिंपली आप जैसे हमने फैमिली की बात करी थी, हर फैमिली में आप एक नॉर्मल अगर 5 लोग की फैमिली है, 4 लोग की फैमिली है, तो यू हैव टू, एक फादर जो है वो प्लान करते हैं अपने अपने बच्चों के लिए, अपने 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 फ्यूचर के लिए वो प्लान करते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंस है उस प्लानिंग की, आप उससे एक जनरलाइज टर्म से बिजनेस में ले जाके उसे समझ सकते हैं। यस सर। सर इसमें इसका इम्पोर्टेंस के साथ उसको एनालाइज भी करते हैं, और हम्म हम्म हम्म। जो मतलब हाँ बताएं। मतलब उसका वो भी देखते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई, फ्यूचर में प्रॉब्लम हुई तो उसे कैसे सॉल्व कर सकते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो इसी में इम्पोर्टेंस में बताया गया है। पर हमें यस क्योंकि सर। नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल वे में देखें अपने घर का एग्जांपल लेके, बट हमें इसमें एज अ बिजनेसमैन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एज अ बिजनेस, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, हम उस प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, एक सिंपल वे में सोच के हम उसमें इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि प्रोवाइड्स डायरेक्शन, एक क्लियर डायरेक्शन हो जाती है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं और आप यू हैव प्लान्ड एवरीथिंग आउट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है या आपके एचआर्स ने पहले से प्रॉब्लम की प्लानिंग कर रखी है, तो एक डायरेक्शन आपके जो नीचे ह्यूमन रिसोर्सेज एम्प्लॉयज हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो मैनेजर्स के अंडर काम कर रहे हैं, वेरियस डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, तो उनके पास क्योंकि एक प्लान मैनर, एक प्लान ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो उनके पास एक डायरेक्शन होगी जिसके हिसाब से वो काम कर सकते हैं, जो एक ऑब्जेक्टिव होगा जिसको वो रीच कर सकते हैं। तो ये डायरेक्शन, प्रोवाइड्स डायरेक्शन में वो आता है। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी में सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि अगर एक प्लान स्ट्रक्चर है जिसमें ऑलरेडी आपको पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज को कहाँ पे लगाना है, आपको पता है कि किस स्किल सेट के लिए कौन सा ह्यूमन रिसोर्स जरूरी है। किसी की अगर मैथमेटिक्स अच्छी है तो वो अकाउंट्स में जरूरी है। अगर वो ऑलरेडी प्लान स्ट्रक्चर है और प्लानिंग के हिसाब से आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। क्योंकि एक पर्सन अगर राइट जगह पे काम कर रहा है, अपने स्किल सेट के हिसाब से काम कर रहा है, तो अपने लिए भी वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, और वो क्योंकि अपने लिए अच्छे से काम कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन को भी उसके फायदा होगा। अनसर्टेनिटीज रिड्यूस हो जाती हैं, ये भी आप सिंपली समझ सकते हैं, क्योंकि एवरी पर्सन इज डूइंग हिज ऑन वर्क अकॉर्डिंग टू हिज ऑन स्किल सेट। तो जो अनसर्टेनिटीज है, मतलब कोई काम अगर किसी टाइम पे कंप्लीट होना है तो वो काम भी अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइन कंप्लीट होगा, अनसर्टेनिटीज हट जाएंगी। इम्पल्सिव डिसीजन बहुत कम हो जाएंगे। इम्पल्सिव का मतलब होता है जो आप एकदम से डिसीजन लेते हैं, क्योंकि आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो बहुत कम होंगी, तो इम्पल्सिव डिसीजंस भी बहुत कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एट द एंड ऑफ द डे। और बहुत सारे किंग पिन फंक्शन होता है इसके अंदर, जो इसके अंदर अगर मैनेजरियल कंट्रोलिंग मीनिंगलेस विदाउट मैनेजरियल प्लानिंग, दस किसी भी प्लानिंग को जिसके अंदर फंक्शन मोटिवेशन होती है, सुपरविजन होती है, लीडरशिप होती है, उसको लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन होती है, और वो प्लान्स के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन होती है उसकी। अगर पूरे प्लान्स के हिसाब से सब कुछ ये चल रहा है, सुपरविजन लीडरशिप चल रहा है, तो उसको किंग पिन फंक्शन कहते हैं। उसके अराउंड ही सारे फंक्शंस डिजाइन हुए हैं। रिसोर्स एलोकेशन, अगर आपके पास प्लान है, प्रॉपर प्लान है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको पता है किस जगह क्या काम हो रहा है, तो रिसोर्स एलोकेशन बहुत इजी हो जाएगा। एज ए मैनेजर आप किसी भी पर्सन को, रिसोर्स को अपने बहुत इजीली कहीं भी क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर प्लान है, आपके पास एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव है, तो आप अपने रिसोर्स को बहुत इजीली एलोकेट कर देंगे। एलोकेशन का मतलब होता है वहां पर लगा देंगे और उसको यूज कर लेंगे इफेक्टिवली, क्योंकि उसके पास वो प्रॉपर स्किल सेट होगा। एफिशिएंसी को यूज करना, वो हम पहले बात कर चुके हैं। कोई भी मटेरियल्स हैं, ह्यूमंस हैं, फंड्स हैं, उनको किस, अगर आपके पास प्रॉपर प्लान है तो आप उन मटेरियल को या ह्यूमन रिसोर्सेज को, ह्यूमन एफर्ट्स को एक
प्रॉपर जगह पर लगाएंगे, जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी, रिसोर्स की एफिशिएंसी, आप एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे उन रिसोर्सेज को, मनी को एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे, मटेरियल्स को एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे। और जो लूप होल्स होते हैं, लीकेजेस होती हैं, लूप होल्स का मतलब है कि अगर आप, कई बार ऐसा होता है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को सोचिए कि जिसमें आपने एक ऐसे पर्सन को हायर कर लिया जिसके पास वो स्किल सेट ही नहीं है उस काम को करने के लिए, तो वहां पर एफिशिएंसी आपकी बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी, तो आप उस रिसोर्स की जो एफिशिएंसी है वो यूज नहीं कर पाएंगे। और वहीं उसी पर्सन को या उस मनी को, आपको कहीं अगर किसी मनी का एग्जांपल लें, अगर पैसे का एग्जांपल लें, आपको एक आपके पास एक प्रॉपर प्लान है, तो आपको पता होगा उस मनी को कैसे यूज करना है, कितना कितना परसेंट किस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लगाना है। अगर आप उस मनी को उतने उस हिसाब से यूज नहीं कर पाएंगे, एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाएंगे, तो आपके रिसोर्सेज जो है, मनी है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो सारे वेस्ट होने शुरू हो जाएंगे, एफिशिएंटली यूज नहीं होंगे। एंटिसिपेटिव एक्शन, सारे जो आपका जितना भी, अगर आपका प्लान स्ट्रक्चर है, तो आपका सारा ह्यूमन रिसोर्स है वो एंटिसिपेट करेगा, काम करेगा। एक बहुत ही नॉर्मल सा एग्जांपल लें, अगर ह्यूमन रिसोर्स को पता है कि उसे क्या करना है, तो वो अपने काम में इंटरेस्ट लेके काम करेगा, एंटिसिपेट करेगा उस काम में, इंटीग्रेशन रहेगी आपस में, एक कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन होता है आपस में, एक कोऑर्डिनेशन से काम करना। अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं प्लानिंग के, सब हमने फायदे पढ़े कि क्या प्लानिंग के फायदे हो सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कई बार ऐसा होता है कि टॉप मैनेजमेंट में आपने प्लान कर लिया पर वो नीचे तक फ्लो नहीं हो रहा है, उसकी हायरार्किकल फ्लो जो है वो नीचे तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसकी वजह से इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नीचे तक, जो आपके लोअर लेवल एम्प्लॉयज हैं, जो किसी लोअर लेवल मैनेजर के अंडर काम कर रहे हैं, वहां तक वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, वो प्लान ही नहीं है, वो गोल ही कम्युनिकेट नहीं हुआ, तो वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है, लैक ऑफ कंट्रोल के अंदर आ जाता है। जब मैनेजर्स को खुद ही इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि व्हाट दे हैव टू डू, व्हाट आर द प्लान्स ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, तो टॉप मैनेजमेंट में अगर कुछ लोगों ने डिसाइड किया, कुछ एक डिसीजन लिया, बट दैट डिसीजन इज नॉट फॉरवर्डेड टुवर्ड्स द लोअर चेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टुवर्ड्स द लोअर मैनेजरियल चेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो एक लैक ऑफ कंट्रोल आ जाएगा कि जो अपर मैनेजर्स हैं वो लोअर मैनेजर्स के ऊपर एक कंट्रोल खो देंगे, क्योंकि वो उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि करना क्या है, क्या प्लान है उनका। तो प्लानिंग अगर है, तो प्लानिंग के साथ एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए, नहीं तो वो प्लानिंग लैक ऑफ कंट्रोल या फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के में बदल जाती है। फ्लूइड प्रोसेस नहीं होगा, रिजिडिटी खत्म हो जाएगी अगर प्लानिंग प्रॉपर नहीं है। The plans produced through the planning process tend to introduce rigidity into the functioning and of the organization. Managers are likely to insist and strict compliance with the predefined plan. This may sometimes mean forging new opportunities. इसका rigidity का मतलब है कि अगर आप प्लान ऑलरेडी आपका डिसाइड है, आपने एक सेट ऑफ प्लान्स डिसाइड कर दिए टॉप मैनेजमेंट ने, जिनके पास शायद वो स्किल सेट भी नहीं है जो जिसके लिए वो काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी इंडस्ट्री का एग्जांपल लें, कोई जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जिसकी टॉप मैनेजमेंट को स्टील मैन्युफैक्चरिंग की उतना इंफॉर्मेशन नहीं है, बट दे हैव सेट द रूल्स कि आपको इन्हीं रूल्स के हिसाब से काम करना है, तो आपकी जो लोअर मैनेजमेंट है, जो इनोवेटिव भी हो सकती थी, जो आइडियाज भी दे सकती थी, पर क्योंकि वो रूल्स से बाउंड है, उनके पास वो सेट ऑफ रूल्स है, आप वो उन्हीं से काम कर सकते हैं, उनसे बाहर नहीं जा सकते, तो एक रिजिडिटी आ जाती है। जो इनोवेशन है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो खत्म हो जाती है, रिजिड होके वो एक ही तरह से काम करना शुरू कर देगी, इनोवेशन का स्कोप खत्म हो जाता है, तो वो रिजिडिटी के अंदर आता है। डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट एट अ यूनिट लेवल, वो हमने शुरू में बात करी कि यूनिट लेवल पे कैसे एक प्लान बन गया है, पर उसको लोअर लेवल तक कैसे पहुंचाना है। इट में बी इजी टू फॉर्मुलेट बोर्ड ऑफ प्लान्स एट कॉर्पोरेट लेवल. प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू राइज व्हेन द मैनेजर्स ट्राई टू प्रिपेयर मोर डिटेल्ड प्लान्स इन फिजिकल एंड फाइनेंशियल टर्म्स at a functional and unit levels for purposes of implementation. The detailed plans, if and when prepared, may not reflect the intents of the board plans. तो इसमें यही बता रहा है कि वो इम्प्लीमेंट करना, कोई भी प्लान बनाना बड़ा इजी है अगर आप टॉप मैनेजमेंट में बैठ के प्लान बना रहे हैं, बट एट द लोअर लेवल क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं उस प्लान की, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट, अगर आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लें जिसकी टॉप मैनेजमेंट एक हाईली डेवलप्ड सिटी में बैठकर काम करती है, तो उनके पास उन्हें ये जो एक लोअर डेवलप्ड सिटी है, जो अंडर डेवलप्ड सिटी है, उसके बारे में, उसके जो डिफिकल्टीज हैं उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो वो प्लान जो है, जब वो लोअर लेवल ऑफ द या अंडर डेवलप्ड सिटी के पास, या अंडर डेवलप्ड सिटी में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास जाएगा, तो वो प्लान वहां पर उतनी एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास डिफिकल्टीज ज्यादा होंगी उस प्लान को ऑप्ट आउट करने में। पर वो प्लान जो बनाया गया है वो एक डेवलप्ड सिटी के हिसाब से है। फॉर एग्जांपल, हम कोई भी एक सिटी, डेवलप्ड सिटी दिल्ली ले लें जो यहाँ ज्यादा डेवलप्ड है, हम किसी गांव की बात करें जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ने एक ब्रांच अपनी खोली है, तो जो प्लान्स दिल्ली में काम कर रहे हैं वो उस गांव में काम नहीं करेंगे,
तो ये एक आ जाता है डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट एट यूनिट लेवल। एक जो उनकी उसी ऑर्गेनाइजेशन की एक पर्टिकुलर यूनिट है उस पे वही प्लान काम करे, ये जरूरी नहीं है। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एक सिंपल, अगर आप सिंपली इसको समझे कि प्लानिंग का क्या प्रोसेस है, कि शुरुआत करना, उस प्लान को सोचना, उस प्लान को फिर आइडेंटिफाई करना इफ दैट प्लान इज वर्किंग और नॉट, उसके बाद उसकी सिचुएशन, उसके लिए क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं, क्या नई डिफिकल्टीज आ सकती है, जो हमने अभी बात की कि एक जस्ट मोमेंट। तो किसरा, पुनीत एंड अभिषेक, आज हमारी क्लास 5:30 तक की होगी, कि ये भी इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करनी थी, क्योंकि आज इंडिया का जो लूनर मिशन है, द लैंडिंग ऑफ मून, लैंडिंग ऑन मून, जो हमारा मिशन चल रहा है वो 7:30 से लाइव होगा, जो आप सबको भी देखना है। तो आज ये क्लास यस सर। 5:30 हम खत्म कर देंगे, उसके बाद आपको भी वो पूरे ऑल ओवर इंडिया हम सबको वो देखना है, वो जो लूनर मिशन हमारा चल रहा है आज लैंड होने वाला। ठीक है, यस सर। तो कंटिन्यू करते हैं हम इसके बाद। तो प्लान के क्या, किसी भी प्लानिंग का क्या प्रोसेस हो सकता है, उसको सिंपल वर्ड्स में अगर समझें तो वही कि सोचना कि कैसे वो इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्या उस प्लान की डिफिकल्टीज हो सकती हैं, तो वही इसके अंदर बताएंगे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग टू प्लान के अंदर वही है कि आपको एक प्लानिंग करने के लिए भी, किसी चीज़ की प्लानिंग करने के लिए भी एक प्लान बनाना पड़ेगा पहले। Planning does not just occur on its own or with the issue of the order of the chief executive. It has to be properly and carefully decided upon and planned. The management of the organization has to inject a culture of planning at all levels of the management by highlighting the imperatives and virtues of planning as also the philosophies. तो वही बताया गया है इसमें कि किसी भी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी भी टॉप लेवल मैनेजमेंट को पहले से ही एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर प्लान करना पड़ेगा कि कैसे, किस डिपार्टमेंट में कैसे हमें हर टाइम पे किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या प्लानिंग नेसेसरी है, और वो कब किस टाइम पे वो प्लानिंग हमारी होनी चाहिए, ये प्लानिंग टू प्लान के अंदर आता है। अप्रेजल ऑफ इंटरनल सिचुएशंस का मतलब होता है कि किसी भी जो प्लानिंग की हमने प्लान तो बनाना है, पर अब किस तरह से बनाना है, उसके अंदर क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं हमारी। It is essential to review in detail the specific strengths and weakness of the organization in its sphere of operations. For example, products and services it supplies, क्या उसमें डिफिकल्टीज आ सकती है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में। फाइनेंशियल पोजीशन में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसको हमने, मतलब हमारी जो इंटरनल सिचुएशंस के अंदर सब कुछ आ जाता है, जैसे कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स कितना है, हमारे पास पैसा कितना है, हमारे पास मैन पावर, मैनेजरियल रिसोर्सेज कितने, कितने हमारे मैनेजर्स हैं, उनके पास क्या क्या स्किल सेट है, वो सारी प्लानिंग के अंदर आएंगे, इंटरनल प्लानिंग के अंदर आएंगे। हमें उसी हिसाब से प्लान करना पड़ेगा कि हमारे पास कितने ह्यूमन रिसोर्स हैं, कितने मैनेजर्स हैं जिनके पास जो स्पेसिफाइड स्किल्स हैं, जो हमें काम अपना करवाना है एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल, वो हमारे मैनेजर्स के पास स्किल्स हैं भी कि नहीं, ये सब इंटरनल प्लानिंग के अंदर आ जाता है, इंटरनल सिचुएशन अपनी एनालाइज करने के अंदर आ जाता है। उसके हिसाब से हम कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा कितना है, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एडवांटेजेस कितनी है, अदर फैसिलिटीज हमारे पास क्या क्या हैं, उसके हिसाब से हम अपना एनालाइज करेंगे हमारी इंटरनल सिचुएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उसके हिसाब से हम प्रॉफिटेबिलिटी लेवल्स को, उनके हिसाब से हम सब कुछ, अपना प्रॉफिट कितना हो सकता है, सब कुछ हम अपना प्लान करेंगे। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो अभी तक हमने किसी भी प्लानिंग में इंटरनली क्या इश्यूज हो सकते हैं, इंटरनली हमारे क्या हमारे पास सब कुछ एक्सेस कर लिया, क्या है, क्या हमारे पास है, क्या हमारे पास नहीं है, पर एक्सटर्नली हमें क्या क्या, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमें क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो हमें अप्रेजल ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगा। अप्रेजल ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाता है कि आपको सोशली, आपको अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो सोशली आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको गवर्नमेंट रूल्स कितने फॉलो करने हैं, एनवायरमेंटल ट्रेंड्स कितने फॉलो करने हैं, अप्रेजल ऑफ एनवायरमेंटल ट्रेंड्स, इकोनॉमिकल एंड सोशल, टेक्नोलॉजिकल हमारा क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं डे टू डे बेसिस पे, क्या जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रही हैं उसके हिसाब से हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, गवर्नमेंट रूल्स हमें कैसे फॉलो करने चाहिए, अगर गवर्नमेंट रूल्स कोई नए आ रहे हैं तो उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम गवर्नमेंट रूल्स को हिंडर कर देंगे, और जिसकी वजह से हमें इश्यूज भी हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। तो ये सारा आता है एक्सटर्नल अप्रेजल ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर। ये प्लानिंग की सारी जो प्रोसेस है वो अभी हम पढ़ रहे हैं, अप्रेजल ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अप्रेजल ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, प्लानिंग टू प्लान। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव प्लान्स, इसको आप सिंपली समझ सकते हैं कि अगर आपका एक प्लान वर्क नहीं करता है तो दूसरा प्लान आपको
एक तैयार रखना पड़ेगा ऑलरेडी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप एक प्लान बनाते हैं 5 से 10 साल के लिए, 10 से 15 साल के लिए आप एक लंबा प्लान बनाते हैं, बट क्योंकि वो प्लान बनाया गया है एट द स्टार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर एट द पॉइंट, अगर आप इस साल में प्लान बना रहे हैं 5 से 10 साल का, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे चेंज आएंगे इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो उन नेक्स्ट 10 के ईयर्स के हिसाब से आपके पास एक प्लान भी हमेशा रेडी होना चाहिए कि अगर ये डिफिकल्टी आती है तो क्या आप कर सकते हैं, दूसरी डिफिकल्टी आती है तो क्या कर सकती है। मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज प्लान वही होते हैं कि अगर आप लंबा एक 10 ईयर्स का 20 ईयर्स का टेन्योर ले रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो लॉन्ग रेंज या मीडियम रेंज के अंदर आ जाता है। और अगर आप शॉर्ट रेंज, अगर एक साल की प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको इस फाइनेंशियल ईयर में क्या आपको अचीव करना है, क्या सेट ऑफ गोल्स ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स आपको अचीव करने हैं, गोल्स अचीव करने हैं, तो वो शॉर्ट रेंज प्लान्स के अंदर आएगा। अगर आप नेक्स्ट 10 ईयर्स के बारे में सोच रहे हैं कि एक नया प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं, नेक्स्ट 10 ईयर्स में वो प्रोडक्ट कितना इफेक्टिव होगा, तो वो मीडियम रेंज या लॉन्ग रेंज ऑफ प्लान्स में आ जाएगा। तो ऐसे ही फॉरकास्टिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। तो फॉरकास्टिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ प्लानिंग के अंदर वही आ जाता है कि आप क्या क्या फॉरकास्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। फॉरकास्ट का मतलब वही होता है जो आप एक चीज को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी एक गोल को फॉरकास्ट करना और उसके लिए हम कैसे प्लान कर सकते हैं, वो फॉरकास्टिंग प्लानिंग के अंदर आ जाता है। फॉरकास्टिंग एंड प्रीमिसाइजिंग के अंदर अगर हम पढ़ें, द एंटरप्राइज विल मेंटेन इन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। हम फॉरकास्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए कि द एंटरप्राइज विल मेंटेन अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। जो हमारी एंटरप्राइज है वो एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ रखेगी नेक्स्ट 4 ईयर्स में, ये हमने फॉरकास्ट किया या हमने एज्यूम किया। देयर विल बी अ रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इन टीवी टेक्नोलॉजी। ये टीवी टेक्नोलॉजी में कितना रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट आएगा इन नेक्स्ट 5 ईयर्स या इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, ये फॉरकास्टिंग करना, इसको कहते हैं फॉरकास्टिंग। देयर विल बी फ्यूचर लिबरेशन इन द इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हमारी चेंज होंगी, लिबरलाइजेशन होगी, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होगी, इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन होगी, ये सब कुछ फॉरकास्टिंग के अंदर आ जाता है, फॉरकास्टिंग एंड प्रीमाइजिंग के अंदर आ जाता है। एक्सटर्नल प्रीमाइसिस वही है, रिलेट टू द जनरल इकोनॉमिक एंड बिजनेस कंडीशन, सोशल पॉलिटिकल टेक्नोलॉजिकल। जो बाहर की कंडीशन है वो एक्सटर्नल प्रीमिसेस के अंदर आ जाता है। इंटरनल प्रीमिसेस के अंदर आ जाता है जो हमारे कैश फ्लो है, जो हमारा इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटरनल फ्लो है, कैश फ्लो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है, ये सारा इंटरनल प्रीमिसेस के अंदर आ जाता है। उसके बाद कंट्रोलेबल प्रीमिसेस जो कंट्रोल कर सकते हैं, अंडर कंट्रोलेबल प्रीमिसेस जो एनवायरमेंटल, कुछ अगर एनवायरमेंटल इशू आ जाता है, कोई अर्थक्वेक है, कुछ है, ये सारे एक्सटर्नल प्रीमिसेस के अंदर आ जाते हैं। A big fire plant, गवर्नमेंट प्लान एग्जांपल है इसके पॉलिसीज के अंदर। फोरकास्ट एंड प्लानिंग प्रीमिसेस आर डिफरेंट फ्रॉम प्लान्स। तो ये सब आप फोरकास्टिंग के अंदर पढ़ सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्लानिंग, जो प्लानिंग हमने अभी सारा हम चैप्टर पढ़ते हैं वही चीज थोड़ी थोड़ी सी वैसे ही रिपीट होंगी, उनको आप थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ के थोड़ा सा डिफरेंट देख के आप पढ़ सकते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वही होती है जो हमने शुरू में भी अभी डिस्कस किया था। किसी भी प्लान को आप स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, आप मिलिट्री का एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिलिट्री है, तो आर्मी में क्या होता है, कोई भी अगर आप किसी वॉर पे जा रहे हैं, किसी आप लड़ाई पे जा रहे हैं, तो आपकी एक स्ट्रेटेजी ऑलरेडी डिफाइंड होती है, वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है। आप उस स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं करते हैं क्योंकि दैट इज अ क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन राइज कर देगी, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप आर्मी में किसी वॉर पर जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक सेट ऑफ रूल्स, एक स्ट्रेटेजीज डिफाइंड है, स्ट्रेटेजिक प्लान एक डिफाइंड है, अगर आप उन स्ट्रेटेजिक प्लान को नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो इट कैन कॉस्ट यू इवन लाइफ। अगर हम मिलिट्री की बात करते हैं तो सीधा लाइफ और डेथ की बात होती है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वही होती है जहाँ पे एक स्ट्रेटेजाइज वे में एक प्लानिंग की जाती है कि आपको यहाँ पर इस टाइम पर कैसे कहाँ पर जाना है, कैसे क्या क्या एक्शंस प्लान करने हैं, कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आ जाता है। अगर इसमें हम ये बोल्ड वाला सेक्शन पढ़े, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज व्हिच आर इन द नेचर ऑफ क्रिटिकल एंड इंटेलिजेंट कोर्सेज। वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बहुत ही क्रिटिकल प्लानिंग है और इंटेलिजेंट कोर्सेज है ऑफ एक्शन टू गेन अपर हैंड ओवर द कॉम्पिटिटिव एंड अदर कॉम्प्लेक्स एक्सटर्नल फोर्सेज इन द एनवायरमेंट। आपको एक जो आपका अपोजिशन है, अगर हम आर्मी का एग्जांपल ले रहे थे, जो आपका अपोजिशन है, अगर आप किसी एक कंट्री से वॉर कर रहे हैं, तो आपकी जो अपोजिशन कंट्री है उसके सामने आपको अगर एक अपर हैंड रखना है, अपना एक एडवांटेज रखनी है, तो आपको एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस हिसाब से आपको कौन से एक्शंस परफॉर्म करने हैं, क्या हमारी वीकनेस है, क्या हमारी एडवांटेजेस हैं, ये सारी हमें ध्यान में रख के उसके बाद एक प्लानिंग करनी होगी। अगर हमें अपने आप को एक एडवांटेज देनी है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर आ जाता है। उसके बाद टेक्निकल प्लानिंग होती है, रेफर्स टू द
process of formulating more specific functional sub-plans to implement the strategies of the enterprise. Tactical planning is carried out on the basis of information under less risky conditions and is more structured manner. तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जहां पर बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है वहां पर यूज होती है, जबकि टेक्टिकल प्लानिंग जो होती है वो एक स्पेसिफिक एक फंक्शनल और सब प्लान्स इंप्लीमेंट करने के लिए होते हैं, जहां पर रिस्क बहुत कम इन्वॉल्व होता है, रिस्क की कंडीशंस बहुत कम इन्वॉल्व होती है। एक स्ट्रक्चर्ड मैनर, अगर हम एक स्ट्रक्चर्ड मैनर से कंपेयर करें तो वहां पर रिस्क, टेक्टिकल प्लानिंग में रिस्क बहुत कम होता है। टेक्टिकल प्लानिंग प्रोवाइड द बेसिस ऑफ डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट बाय द एंटरप्राइज। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हम एक अगर इसका डिफरेंस समझे तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को हम एट द टाइम ऑफ एक्शन हम उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, बट टेक्टिकल प्लानिंग एक जो होती है वो एक डिटेल्ड स्पेसिफाइड प्लानिंग होती है जिसमें रिस्क कम इन्वॉल्व होता है। तो जैसे कि नॉर्मल ऑफिस का एग्जांपल लें, एक नॉर्मल ऑफिस में जो प्लानिंग होती है कि इस हिसाब से काम करना है, कैसे काम करना है, हाउ वी हैव टू प्रोड्यूस सम गुड्स, हाउ वी हैव टू सेल देम, ये एक टेक्निकल प्लानिंग के अंदर आ जाता है, जिसके अंदर साइज ऑफ ऑपरेशन, प्रोडक्ट टाइप, साइज ऑफ प्लान्स, डिसीजन ऑन सच एस्पेक्ट्स, साइज ऑफ, ये सब कुछ, रेंजेस, कस्टमर सर्विस, ये सब कुछ आ जाता है टेक्निकल प्लानिंग के अंदर। यहाँ पर रिस्क कम इन्वॉल्व होता है क्योंकि यहाँ पर आपके पास चेंजेस करने का स्कोप होता है। लॉन्ग रेंज प्लानिंग वही होती है जिसमें हम 3 to 5 years की, अगर आप यहाँ पे देखें 3 to 5 years फेयरली लॉन्ग टाइम ऑफ हॉरिजन, वाइल फॉर अदर्स 25 to 30 years। किसी इसमें बताया किसी कंपनी, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए एक लॉन्ग रेंज की अगर बात करें तो 3 to 5 years एक लॉन्ग रेंज है, फेयरली लॉन्ग टाइम है। पर एक कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड है, सेटअप है, तो 25 to 30 years और बियॉन्ड भी एक रिलेवेंट प्लानिंग टाइम फ्रेम है उसके लिए। तो लॉन्ग रेंज ऑफ प्लानिंग का कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट है। अगर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए लॉन्ग रेंज 3 से 5 साल भी हो सकते हैं, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए लॉन्ग रेंज 25 से 30 साल भी हो सकती है। जो कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि अगर हम इंडिया में ही बात करें, टाटा का एग्जाम्पल लें, तो टाटा को ऑपरेट करते हुए अराउंड 100 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो उनके लिए अगर उन्हें प्लान करना होगा, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को प्लान करना होगा जिसके पास बहुत ही सारे बिजनेसेस हैं, तो उनके लिए लॉन्ग रेंज ऑफ प्लानिंग 25 से 30 ईयर्स की भी लॉन्ग रेंज ऑफ प्लानिंग होगी। प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग की बात करें, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग में आ जाता है टॉप मैनेजमेंट इंटरेस्ट। टॉप मैनेजमेंट इंटरेस्ट से वही होता है जो भी, अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, जो उनके शेयर होल्डर्स हैं, वो सारे टॉप मैनेजमेंट इंटरेस्ट में आएंगे, जो उसके डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, अबाउट ऑल द डिसीजन, और लॉस मेकिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर उनकी लॉस है तो लाइबिलिटी भी उनके ऊपर होती है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ टॉप मैनेजमेंट इंटरेस्ट के अंदर आ जाता है। प्रिंसिपल ऑफ लॉन्ग रेंज व्यू, वही लॉन्ग रेंज की हमने जो बात करी थी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर इफेक्ट्स आफ्टर कंसीडरिंग ऑल द अवेलेबल फैक्ट्स ऑब्जेक्टिवली। उसके बाद आ जाता है कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कि अगर कोई प्लानिंग के अंदर अनफोर्सिन चेंजेस आ जाते हैं, एकदम से कोई चेंज करना पड़ता है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आता है, तो आप किस तरह उसे चेंज कर सकते हैं। नेविगेशनल, यानी कि टॉप से बॉटम, अगर टॉप मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट तक किसी प्लान को इम्प्लीमेंट करना है तो वो नेविगेशनल प्लानिंग के अंदर आ जाता है। कमिटमेंट, लिमिटिंग फैक्टर, ये सारे प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग है। सर what is the difference between planning and decision? डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग में तो बहुत ही एक सिंपल सा डिफरेंस है। प्लानिंग सिंपली है कि आप किसी भी चीज को शुरू करने से पहले प्लान करते हैं। अगर आपको कोई भी काम शुरू करना है तो आप प्लान बनाएंगे, एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे। एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, आप बोल रहे हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि प्लानिंग एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें आप जब आप शुरू करते हैं किसी भी काम को, आप फोरकास्ट करते हैं, अपने माइंड में एक प्लान बनाते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं कि आपको क्या करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या आपको गोल्स चाहिए, तो वो आ जाता है प्लानिंग के अंदर। आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो भी प्लानिंग के अंदर है। उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर कोई एक प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, कैसे आपको अपने जो डीलर्स हैं उनको प्रोवाइड करना है, रिटेलर्स को प्रोवाइड करना है, ये सब हम पहले से ऑलरेडी प्लान कर लेते हैं। अब प्लान करने के बाद जब हमने सब कुछ देख लिया उसका कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसके जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो इसके कैपेबल हैं कि नहीं है,
तो उस हिसाब से हमने एक प्लान बना लिया कि हमें इससे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। उसके बाद प्लान बनाने के बाद जब हम एक डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन मेकिंग के अंदर आ जाता है कि अब फाइनली हमारा प्लान रेडी है, हमने फोरकास्ट कर लिया है कि हमारे पास लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा इस चीज को लेके। देन वी शुड मेक डिसीजन अबाउट इट कि हमें ये काम इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना। प्लानिंग इज जस्ट अबाउट फोरकास्टिंग और डिसीजन इज इम्प्लीमेंटिंग दैट प्लान। वो डिसीजन के अंदर आ जाता है, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सारा डिसीजन के अंदर आ जाता है। यस सर। तो ये नया हमारा जो 9.10 है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर ही है। प्लानिंग के बाद डिसीजन मेकिंग शुरू होती है। हमने प्लान कर लिया, प्लान के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, प्लान का क्या प्रिंसिपल होते हैं वो पढ़ लिए, प्लानिंग में क्या इश्यूज आ सकते हैं ये सारा हमने पढ़ा, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज प्लानिंग क्या होती है, शॉर्ट रेंज टेक्निकल प्लानिंग क्या होती है, सारी प्लानिंग के अंदर आ गई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग। इसके जब प्लान कर लिया उसके बाद डिसीजन मेकिंग क्या है। डिसीजन मेकिंग वही है जो मैंने अभी आपको बताया। एवरीबडी टेक्स अ डिसीजन इन लाइफ, इन्होंने सिंपली समझाया। यू हैव टू टेक डिसीजन इन बीकॉम प्रोग्राम। अगर आप बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं वो भी एक डिसीजन मेकिंग है। आपने पहले प्लान किया कि आपको क्या करना है अपने फ्यूचर में, उसके बाद आपने जब एट द एंड डिसाइड कर लिया कि आप कॉमर्स की तरफ जाएंगे तो आपने बीकॉम में एडमिशन लेना है। दैट इज अ डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इज व्हाट आई हैव टू डू, इफ आई हैव टू डू, आई हैव टू गो टुवर्ड्स द साइंस साइड, इफ आई हैव टू गो टुवर्ड्स द आर्ट साइड, ये प्लानिंग थी। उसके बाद आपने बीकॉम को ज्वाइन कर लिया, ये आपका डिसीजन था। फॉर द पर्पज यू हैव टू डिसाइड दैट विच कोर्सेज आर टू बी। अब उसके बाद आप डिसाइड करेंगे, बीकॉम में आपने प्लान करके एडमिशन तो ले लिया, बट यू हैव टू डिसाइड दैट कौन से कॉलेज से आपको एडमिशन लेना है, ये फिर दोबारा प्लानिंग के अंदर आ जाएगा। उसके बाद कॉलेज में आपने जब एडमिशन, जब काफी सारे कॉलेज को स्क्रूटनाइज कर लिया, उसके किस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया वो आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर आ जाता है। जब 10 कॉलेज थे आपने इग्नू में एडमिशन लिया, दैट इज योर डिसीजन मेकिंग। उसके बाद आ जाता है तो भैया व्हाट प्रोफेशन डू यू वांट टू परसू, क्या प्रोफेशन चूज करना है। मैनेजर, सिमिलरली मैनेजर। अब इसको, ये तो अगर सिंपल हमारा हमारी लाइफ के बारे में आ गया कि हमने बीकॉम में किस कॉलेज में एडमिशन लेना क्या है, ये तो हमारी लाइफ के बारे में। अगर हम इसे बिजनेस के रूप में, इन द टर्म ऑफ बिजनेस हम अगर इसको समझें तो एज अ मैनेजर, मैनेजर वो होता है जिसके अंडर काम करते हैं। लोअर लेवल मैनेजर्स भी होते हैं और अपर लेवल मैनेजर्स भी होते हैं। अपर लेवल मैनेजर्स के अंडर कुछ मैनेजर्स काम करेंगे, मैनेजर्स के अंडर ह्यूमन रिसोर्स काम करेंगे। तो अगर हम एक मैनेजर की तरह काम सोचें इसको सिमिलरली, तो ऑल फंक्शनल एरियाज मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेटिंग, यानी कि एक मैनेजर के अंडर अगर हम एक हायर लेवल मैनेजर की बात करें तो उसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि अकाउंट्स के लिए आपको किस मैनेजर को हायर करना है, आपको जो अपना एडमिन सेक्शन है उसके लिए किस मैनेजर को हायर करना है, अपना टेक्निकल सेक्शन है उसको लिए किस मैनेजर को हायर करना है। दैट डिसीजन ही और शी हैव टू मेक अकॉर्डिंग टू देयर स्किल सेट। उनके जो मैनेजर्स के, जो आपके लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, उनके क्या स्किल सेट है। अगर आप एक टेक्निकल बंदे को एक एडमिन में बिठा देंगे तो वो काम कर लेगा पर उतने एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा। या इसका वाइस वर्सा समझें, अगर आप एक एडमिन वाला जो एक नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव उसका स्किल सेट है, उसको टेक्निकल फील्ड में बिठा देंगे तो ही और शी विल नॉट बी एबल टू डू दैट वर्क। तो ये सब डिसीजन मेकिंग में आ जाता है। जो हायर लेवल मैनेजर्स को डिसीजन लेना है अपने लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए, और लोअर लेवल मैनेजर्स को अपने ह्यूमन रिसोर्स के लिए डिसीजन लेना है कि कौन से ह्यूमन रिसोर्स को क्या काम देना है, किस का ह्यूमन रिसोर्स को काम देने के बाद क्या एफिशिएंसी हमारी निकल सकती है। तो डिसीजन मेकिंग एज एन एक्ट एंड चॉइस, क्या डिसीजन मेकिंग आप लेंगे। यू आर सपोज टू टेक एन एक्शन कंसीडरिंग वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू द डिसीजन, वो ये जो हम बात कर रहे हैं। पॉजिटिव अल्टरनेटिव, क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं। कंक्लूजन, बेस्ट अल्टरनेटिव निकाल के उसको उस बेस्ट अल्टरनेटिव को यूज करना, इसका दैट कम्स अंडर कंक्लूजन। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के क्या हमारे पार्ट्स हो सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी। सिंपल अगर आप इसको समझना चाहें, किसी भी बिजनेस में अगर आप कोई एक प्रॉब्लम अराइज होती है तो आपको क्या, या अपॉर्चुनिटी अराइज होती है, आपको एकदम से कोई एक बड़ा ऑर्डर मिल रहा है। इफ यू आर गेटिंग एन ऑर्डर if you are getting an order of some quantity which you have not made till now, अगर आपने ऐसा कोई जो आप तक आपने अब तक कोई फर्निश नहीं किया है ऐसा ऑर्डर के, और वो आप उस टाइम पे आपको डिसीजन लेना है एज अ मैनेजर कि आपको वो ऑर्डर लेना है कि नहीं लेना है। आप दो तरीके के डिसीजन हो सकते हैं उसमें। आप ये भी सोच सकते हैं कि दैट के ऑर्डर इतना बड़ा है कि हमने आज तक करा नहीं है, एंड यू विल डिनाई दैट ऑर्डर। आप उस ऑर्डर को खत्म कर देंगे। और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे।
ये मेरी स्क्रीन जो है वह विजिबल है आपको? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वाइट आउट हो गई है स्क्रीन। यस सर, विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं है ना? मैं दोबारा से प्रेजेंट करता हूँ। तो हम अगर बात करें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की, अब हम डिसीजन मेकिंग, हाँ डिसीजन मेकिंग में आ गए थे ना। अगर हम बात करें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी, तो हम कोई भी मैनेजर एक प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज स्किल्स, अगर उसके पास वो स्किल सेट है। अगर कोई टेक्निकल मैनेजर है, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है वो जो ऑलरेडी वो फुलफिल नहीं कर चुका है, तो वो उसको एज अपॉर्चुनिटी भी ले सकता है और एज ए प्रॉब्लम भी ले सकता है। वो उसको डिनाई भी कर सकता है, या फिर वो सोच सकता है कि मैं अपने, मेरे पास एक स्किल सेट है ऑलरेडी अवेलेबल, मेरे ह्यूमन रिसोर्सेज के पास स्किल सेट है और मैं इस काम को एज अ अपॉर्चुनिटी लेके, तो वो आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी। क्या प्रॉब्लम है, क्या अपॉर्चुनिटी है। आप एक ऐसी चीज को भी अपॉर्चुनिटी में क्रिएट नहीं कर सकते जो फुलफिल हो ही नहीं सकती, या एट द टाइम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो इम्पॉसिबल है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एज अ मैनेजर। एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स में आ जाता है कि क्या पॉसिबल अल्टरनेटिव हो सकते हैं, अगर ये हम नहीं कर सकते तो इसके अलावा हम क्या एक प्रोसेस ले सकते हैं जिससे काम कंप्लीट हो सकता है। इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, अगर कोई अल्टरनेटिव हमने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि अल्टरनेटिव हमें लेना है, तो उसका इवेल्युएशन करना कि वो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना, उसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है, उसकी इकोनॉमी क्या होगी, सिचुएशन और टाइमिंग, उसका क्या, आप किस टाइम पे क्या अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्या रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, कितने, ये सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोबारा से थोड़ा टॉपिक में रिपीट होगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन, तो फाइनली जब आपने सब कुछ एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज कर लिया है, तो उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन, और फाइनल डिसीजन लेते हैं आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे अगर इसमें पढ़े, आफ्टर सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, आपने बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट कर लिया, द मैनेजर हैज टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। आपको उसके बाद डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। प्लान हो गया है, उसके बाद आपने प्लान करने के बाद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में चले गए। डिसीजन मेकिंग में भी आपने अल्टरनेट डिसीजन भी देख लिए हैं। अब फाइनली उन जो डिसीजन, अल्टरनेट डिसीजन प्लान में क्या हमारे पास फ्लॉज हैं, क्या प्रोज हैं, कौन से हैं, सब कुछ देख चुके हैं। अब उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन आ जाता है। उसके बाद लास्ट जो हमारा स्टेप है किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, लास्ट प्रोसेस आता है, आपने डिसीजन भी ले लिया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन भी ले लिया, तो आप फॉलो अप करेंगे। अब लास्ट में आपने डिसीजन ले लिया, काम होना शुरू हो गया उस चीज पे, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज काम कर रहे हैं, आपके मैनेजर उस पर काम कर रहे हैं, देन यू हैव टू फॉलो अप दैट थिंग। क्योंकि अगर आप फॉलो अप ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या, इफ दैट वर्क इज गोइंग स्मूथली, इफ दैट वर्क इज गोइंग नॉट स्मूथली, वो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपने डिसीजन लिया और आप साइड में हटे। तो फॉलो अप लेना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी ये जो फर्स्ट यूनिट है वो खत्म होती है, इसके समरी, और ये उसके बाद 9th यूनिट खत्म होती है, सॉरी। उसके बाद यूनिट 10 आएगी हमारी, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का सिंपली मीनिंग है, आप अगर इसको स्टेप वाइज चलें, आपको अपने ध्यान में रखें, तो प्लानिंग पहला प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग दूसरा प्रोसेस है, उसके बाद फॉलो अप भी एक प्रोसेस ही है डिसीजन मेकिंग लेने के बाद, और उसके बाद ऑर्गेनाइज करना उसके बाद का प्रोसेस है। कैसे आप उसको, उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो
ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आ जाता है। अगर हम एक लाइन पढ़े, ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म। तो ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन को भी ले सकते हैं हम इसमें, ऑर्गेनाइजिंग को भी ले सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग वर्ड का ही अगर आप मतलब लें तो किसी काम को आपने प्लान कर लिया है, आपने डिसीजन ले लिया, अब आपको उसको ऑर्गेनाइज भी तो करना है। आपको ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज करने हैं जो उस काम को कर सकते हैं। डिसीजन लेने के बाद आपको वर्क को डिवाइड करना है अपने। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर एक काइट मेकिंग फैक्ट्री है, अगर आप एक सीजनल बिजनेस की बात करें, काइट मेकिंग एक सीजनल बिजनेस है, काइट मेकिंग फैक्ट्री है। अगर काइट मेकिंग फैक्ट्री में आपने डिसीजन ले लिया है कि आपको किस टाइप की काइट्स बनानी है, कितनी बनानी है, इस सीजन में आपकी कितनी सेल होंगी, डिसीजन लेने के बाद आपको एज एट अ ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या ऑर्गेनाइज करना है कि कितने लोग आपको चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क कितना चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल कितने चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क क्या होगा, पर्पस कॉमन क्या होगा। मतलब अगर आप एक काइट मेकिंग फैक्ट्री में हैं तो आपका एक कॉमन पर्पस होगा कि आपका एक गोल होगा ऑलरेडी कि आपको इतने टाइम में, आपके पास एक फेस्टिवल आने वाला है, इतने टाइम में आपको इतनी काइट्स बनानी है, कॉमन पर्पस होगा उन सबके पास। वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल रिलेशन होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेके अगर लोअर लेवल एम्प्लॉयज तक की बात कर रहे हैं हम, तो वर्टिकल रिलेशन के अंदर आता है कि अगर आपके जो सीनियर मैनेजर्स हैं, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, वो अपना एक जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो देंगे अपने जो अपने मैनेजर्स हैं, सीनियर लेवल मैनेजर्स हैं, सीनियर लेवल मैनेजर्स जो अपने मीडियम लेवल मैनेजर्स हैं उनको देंगे, फिर लोअर लेवल मैनेजर्स, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स को देंगे। तो ये वर्टिकल एक लाइन हो जाती है। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है कि आप एक मैनेजर के अंडर आपके 20 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। if a manager is having 20 employees under him, then all those employees are having a horizontal relation, मतलब वो आपस में horizontally coordinated हैं, वो एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम कर रहे हैं, वो एक हॉरिजॉन्टल रिलेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। चेन ऑफ कमांड के अंदर वही आ जाता है, टॉप से चेन ऑफ कमांड टॉप से बॉटम भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टली भी हो सकती है, एक मैनेजर लेवल पे भी हो सकती है चेन ऑफ कमांड। जैसे कि अगर आप एक टॉप से बॉटम का एग्जांपल लें तो चेन ऑफ कमांड हो सकती है एक टॉप लेवल मैनेजमेंट नीचे तक अगर कोई कमांड को पहुंचा रहा है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप के ऊपर कमांड जा रही है, तो वो चेन ऑफ कमांड के अंदर आ जाती है। डायनामिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है बिसाइड्स द स्ट्रक्चर रिलेशनशिप अमंग द पीपल। हम पीपल के स्ट्रक्चर रिलेशन पे बात कर चुके हैं, व्हिच आर बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज एंड एक्शन, देयर एग्जिस्ट एन ऑर्गेनाइजिंग टर्म्स बेस्ड ऑन द सेंटिमेंट्स, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने बात कर ली कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, क्या रिलेशन हो सकते हैं आपस में लोगों के, मैनेजमेंट के क्या रिलेशन हो सकते हैं, स्ट्रक्चर क्या हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायनामिक्स भी होते हैं, जैसे कि क्या एटीट्यूड, सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हैं किसी इंसान के, क्या है किसी इंसान के सेंटिमेंट्स है, बिहेवियर, एटीट्यूड इन्वॉल्व है इंडिविजुअल और ग्रुप्स के। तो ये सब डायनामिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने की इंपॉर्टेंस। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटेट हो जाती है कि अगर आपने ऑर्गेनाइज कर लिया है किसी भी काम को, तो एक एडमिनिस्ट्रेशन बन जाएगी कि आप टॉप से बॉटम एक एडमिनिस्ट्रेशन बन जाएगी कि किस रिसोर्स, एक जो फ्लो ऑफ रिसोर्स है, जो फ्लो ऑफ वर्क है वो कॉन्टिन्यूसली, और एक ऑब्जेक्टिव होगा। एडमिनिस्ट्रेशन जो कंट्रोल करेगी, मोटिवेट करेगी, जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको प्लानिंग देगी, डायरेक्शन देगी, क्योंकि सब कुछ ऑर्गेनाइज हो चुका है। तो प्लानिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन के अंदर आ जाएगा। ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी क्योंकि अब सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, प्लान है आपके पास, डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है, ऑर्गेनाइजेशन में एक टॉप टू लेवल आपका एक स्ट्रक्चर बन चुका है, हायरार्की बन चुकी है। तो ग्रोथ भी होगी और डाइवर्सिफिकेशन भी होगी आपकी। यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमने पहले भी बात करी, क्योंकि सब कुछ आपका कंट्रोल्ड हो चुका है, सब कुछ आपका कंट्रोल मैनर में चल रहा है, तो आपका जो यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है या ह्यूमन यूज ऑफ रिसोर्स है, अगर ह्यूमन की बात ना करें, जो और आपके रिसोर्सेज होते हैं, किसी भी मनी हो गई वो भी एक रिसोर्स है, मशीन्स होगी वो भी आपका रिसोर्स है। तो जो यूज है, क्योंकि आपका सब कुछ प्लान्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, डिसीजन मेड है, ऑर्गेनाइज, तो आपका यूज ऑफ जो रिसोर्स है वो ऑप्टिमम हो जाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाएंगे। स्टिमुलेटेड क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि सबको अपना काम पता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ, तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ये सब चीजें, क्रिएटिविटी हम पहले पढ़ चुके हैं। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, क्योंकि सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि टॉप से लो लेवल तक एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम हो रहा है, सब कुछ आपको पता है। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि किसी भी काम का आप एज अ ह्यूमन आप उस काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उस काम को
एफिशिएंटली कर पा रहे हैं। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, आपस में जो मैनेजर है और उसके जो जो साथ उसके सबॉर्डिनेट्स हैं उनका रिलेशन, सबॉर्डिनेट्स का रिलेशन, वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में आ जाता है। क्योंकि एक काम आपका, इफ यू आर डूइंग योर वर्क एफिशिएंटली, तो आपके मैनेजर के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे। तो एक रिलेशन अच्छे होंगे तो इन रिस्पॉन्स वो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपकी टुवर्ड्स यू, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको किसी वजह से लीव चाहिए, आपको किसी वजह से आपको कुछ और इशू है, तो वो एक ह्यूमनिस्टिक जो आपकी नीड्स हैं वो पूरी होनी शुरू हो जाएंगी आपस में। अगर इसमें हम ये बोल्ड वाला जो प्रोफेसर डकर ने दिया है उसको अगर पढ़ें तो, गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डज नॉट बाय इटसेल्फ प्रोड्यूस गुड परफॉर्मेंस, जस्ट एज अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गारंटी ग्रेट प्रेसिडेंट्स or good laws or more clearly survived, but poor organization structure makes good performance impossible no matter how good the individuals may be। तो प्रोफेसर डकर ने क्या कहा है कि जो गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो अपने आप से गुड परफॉर्मेंस नहीं बनाएगा। जैसे कि कोई भी गुड कॉन्स्टिट्यूशन है उसका गारंटी नहीं है कि प्रेसिडेंट भी उसका गुड होगा। तो गुड लॉज एंड मॉरल ऑफ द सोसाइटी जो है, या पुअर लॉ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है, इनके हिसाब से, प्रोफेसर डकर के हिसाब से, जो पुअर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो गुड परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल कर देता है, नो मैटर हाउ गुड द इंडिविजुअल में बी। मतलब ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छी नहीं है तो जो परफॉर्मेंस है वो पुअर हो जाएगी, पर अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है तो वो जो परफॉर्मेंस है वो टॉप टू लोअर लेवल तक अच्छी हो जाएगी आपकी। ये प्रोफेसर डक्कर का कहना है। ये आप इसमें जो लास्ट पैरा है इसमें पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिस्टम, तो ऑर्गेनाइजेशन तो हमने पढ़ ली कि प्लानिंग हो गई हमारी, उसके बाद डिसीजन मेकिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी। उसके बाद एज अ सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को समझना कि सिस्टम है, मतलब उसे एज अ सिस्टम समझना। सिस्टम क्या होता है वो इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे दिखाया है कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है आप एक किसी भी सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तो वो कोई भी सिस्टम हो सकता है, या तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो सकता है, या फिर वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स थॉरली इन्वॉल्व है पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो हम इनपुट देंगे, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन होगी। यानी कि अगर हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें तो जो टीचर्स हैं वो इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो इनपुट को प्रोसेस होता है, स्टूडेंट्स उसको पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जाम देते हैं, उसके बाद आउटपुट मिलते हैं। ये एक सिंपल सा एक एग्जांपल है, किसी में भी आप इसको फिट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इनपुट में है क्या, एज डिपिक्टेड द सिस्टम टेक्स सर्टेन इनपुट मिलती है। इसको आप सिंपल एनवायरनमेंट में सिंपल एक वर्ड्स में समझ सकते हैं, अगर आप ये डेफिनेशंस ना भी पढ़ना चाहें। उसके बाद प्रोसेस, अगर आप एक एग्जांपल एजुकेशन सिस्टम का एग्जांपल दें, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जांपल दें, तो प्रोसेस होते हैं उनके अंदर कुछ उन प्रोसेस का एग्जांपल आप ले सकते हैं। उसके बाद आपका एक आउटपुट मिलता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक गुड रिजल्ट एक आउटपुट है। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो एक अच्छा प्रोडक्ट बनना एक आउटपुट है। मैनेजमेंट की हम बात कर ही चुके हैं बहुत बार। मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी काम को मैनेज करना। अगर ये जो इनपुट से लेके आउटपुट तक का प्रोसेस है, इसको अगर कोई मैनेज कर रहा है तो वो मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। गुड मैनेजमेंट, बैड मैनेजमेंट होती है उसके अंदर। अगर कोई मैनेजर अच्छा एक इनपुट लेके एक अच्छा आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, या कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अच्छे टीचर्स का और स्किल सेट को लेके बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो सारा इनपुट टू आउटपुट मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। इसमें बताया भी गया स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा मैनेजमेंट के अंदर है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, जो हम अब तो ऊपर तक पढ़ रहे थे, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट के अंदर आता है, मैनेजमेंट के अंदर आता है सब। तो स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के अंदर क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, ये भी आपको बहुत फैमिलियर लगेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। तो इसको हम ओवरव्यू इसका लेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये भी। और मतलब जो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के अंदर था वही सब कुछ इसमें रिपीट होगा कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, क्या हमारी जो एक्टिविटीज हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके हिसाब से हम किन एक्टिविटीज को ग्रुप कर रहे हैं। ये ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज में आ जाता है किसको क्या हम काम असाइन कर रहे हैं। अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज के अंदर आ जाएगा कि किसको क्या काम असाइन होना है। डेवलपिंग रिलेशनशिप्स का मतलब है अगर आप किसी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जिसमें आप एक प्रोडक्ट बनाकर एक
एक डीलर को देते हैं, डीलर रिटेलर को देता है, तो एक रिलेशन है। अगर आप डीलर से अच्छा रिलेशन नहीं बनाएंगे, आप उसको गुड प्रॉफिट्स नहीं देंगे या रिटेलर को गुड प्रॉफिट्स नहीं देंगे, तो वो रिलेशन अच्छा नहीं बनेगा। तो अगर आपके एक ऑर्गेनाइजेशन आपको बनानी है तो उसके अंदर आपको गुड रिलेशंस बनाने पड़ेंगे, आपको एक डीलर से अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे, रिटेलर से अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे, अपना जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है उससे अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो किसी भी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज को जोड़ना है इंटीग्रेशन, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको सबको मिल के काम करना पड़ेगा, सारी चीजों को जोड़ के काम करना पड़ेगा। एवरी डिपार्टमेंट हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द कंफर्ट ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स। अगर किसी कोई अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, कोई एक मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट है, तो मैन्युफैक्चरिंग के डिपार्टमेंट को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे अकाउंट्स के डिपार्टमेंट के पास कितना अमाउंट है जो वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, और उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। जो सब आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ और एक्टिविटीज के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का सिग्निफिकेंस क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का सिग्निफिकेंस अगर बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि प्लान्ड है, क्योंकि वो डिसीजन ऑलरेडी मेड है, तो क्लियर कट अथॉरिटी होगी रिलेशनशिप्स की, कौन किसको क्या काम असाइन करेगा वो क्लियर कट अथॉरिटी होगी। ये सिग्निफिकेंस है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। उसके बाद पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन आपको ऑलरेडी पता है कि भाई क्या कौन सा लेवल ऑफ मैनेजर किसको क्या डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता है, वो पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। सिमुलेटिंग क्रिएटिविटी, क्यों ये हम क्रिएटिविटी की बात ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने कहा तो बहुत सारी चीजें इसमें थोड़ी थोड़ी चेंज होकर रिपीट होंगी। तो क्रिएटिविटी सिमुलेट होगी, यानी कि क्रिएटिविटी का, क्योंकि आपका सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, तो क्रिएटिविटी सब अपना काम एफिशिएंटली कर पा रहे हैं, उनके सेल सेट के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो क्रिएटिविटी होगी। ग्रोथ होगी, अगर क्रिएटिविटी है तो ग्रोथ ऑफ कोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होगी, क्रिएटिविटी होगी तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन के ये सारे सिग्निफिकेंस है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने में आपको क्या फायदा है, ये सारे पॉइंट्स उसमें बताया गया कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स होंगी, आपकी ग्रोथ होगी। तो ये सारे सिंपल टॉपिक्स हैं जो आप थोड़ा सा इनका ओवरव्यू दोबारा ले सकते हैं, जिससे आपको बहुत इजीली आपको ये सारे याद हो जाएंगे। अब किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो सकते हैं अभी आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, इनका एक बहुत सिंपल एग्जांपल देके मैं आपको बताऊंगा। फंक्शनल, 3 तरह के इन्होंने टाइप बताए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। अगर आप इसमें समझना चाहें, इस डायग्राम को पढ़ सकते हैं। फंक्शनल का मतलब होता है जो आपका एक किसी भी कंपनी का अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में आता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है वहां पर हेड होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। अब चीफ एग्जीक्यूटिव के अंदर बहुत ऐसा नहीं कि वो सारे डिपार्टमेंट्स को लुक आफ्टर कर सकता है, उसके अंडर मैन्युफैक्चरिंग होगी, मार्केटिंग होगी, फाइनेंस होगी। उसके बाद अगर इस डायग्राम की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या होगा, मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग, सेल्स होंगी, फाइनेंस के अंदर अकाउंट्स ऑडिट होगा, और उसके अंदर उसके सब इंस्टीट्यूट्स होंगे। तो ये क्या हो गया, फंक्शनल स्ट्रक्चर हो गया है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोडक्ट डिविजनलाइजेशन की, डिविजनलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर किसी भी, अभी तक हम बात कर रहे हैं एक हेडक्वार्टर लेवल पे, अगर हम बात करें कि उस हेडक्वार्टर ने डिविजन्स बना दिए हैं अलग अलग, कि ये डिवीजन ये काम करेगा, ये डिवीजन ये काम करेगा, तो वो होता है प्रोडक्ट डिविजनलाइजेशन के अंदर। तो प्रोडक्ट डिविजनलाइजेशन के अंदर अगर हम बात करें तो एक चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, उसके अंदर क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, फाइनेंस होगा, मार्केट, ये सारे डिवीजन हैं। पर्सनल डिवीजन होगा, मार्केटिंग होगा, फाइनेंस होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड कंट्रोल डिवीजन होगा। उसके बाद ये वेस्टर्न डिवीजन, नॉर्दर्न डिवीजन, अकाउंटिंग, तो ये सारे अंदर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिवीजन हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टेरिटोरियल डिविजनलाइजेशन, टेरिटोरियल का मतलब होता है किसी एक एरिया से दूसरे एरिया की, अगर हम बात करें किसी एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी की बात करें तो टेरिटोरियल डिविजनलाइजेशन में होगा, टेरिटोरी के हिसाब से डिविजनलाइज करना। चीफ एग्जीक्यूटिव, कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड कंट्रोल, फाइनेंस, पर्सनल। एक केमिकल प्रोडक्ट डिवीजन होगी जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग। एक टेक्सटाइल डिवीजन होगी जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग। तो ये हमने टेरिटरी डिफाइन कर दिए हैं। एक केमिकल प्रोडक्ट डिवीजन है, वो एक टेरिटरी है। एक टेक्सटाइल डिवीजन है, वो एक अलग टेरिटरी है, वो एक अलग तरीके से काम करेगी, उनका आपस में कोई लेना नहीं। केमिकल इंडस्ट्री बिल्कुल अलग तरीके से काम करेगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब वो बिल्कुल अलग तरीके से काम करेगी। ये दोनों बिल्कुल ही एक अलग टेरिटोरियल डिविजनलाइजेशन होगी, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। केमिकल्स का कोई टेक्सटाइल से लेना देना नहीं है।
फिर टेरिटोरियल डिवीजन होगी। 3 तरह की डिवीजन हमने पढ़ी, टेरिटोरियल डिवीजन, प्रोडक्ट डिवीजन और उसके बाद फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ा, प्रोडक्ट डिविजनलाइजेशन पढ़ी, टेरिटोरियल डिविजनलाइजेशन पढ़ी। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़े, मैट्रिक्स का सिंपली अगर आपने मैथ में भी पढ़ी होगी तो कोई भी मैट्रिसेस होती है तो मैट्रिसेस का मतलब होता है कि अगर हम एक 4x4 की या 2x2 की मैट्रिक्स लें तो फर्स्ट कॉलम होता है ए 1x1, दूसरा कॉलम होता है A1 1 2, थर्ड कॉलम होता है A2 1 और फोर्थ कॉलम होता है A2 2। मतलब एक मैट्रिक्स क्रिएट हो गई है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो मैट्रिक्स काम तो अलग अलग कर रही हैं पर उनका एक मेन मोटिव एक है, उनके सेट ऑफ रूल्स एक हैं, तो वो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर एक पैरा पढ़े तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, मतलब फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर के अंदर है आइडियली suited to the requirements of changing condition. It facilitates pooling of specialized and technical personnel for different functional departments who can be deputed to number of projects. They acquire valuable experience of holding varied and complex problems in project work. There is a speedy exchange of information. तो मैट्रिक्स की हमने बात की 2x2 की। अगर एक मैट्रिक्स से मैथ से हम समझे तो चार हमारे पास डिवीजन है, पर वो चारों डिवीजन किसी ना किसी तरह आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो उनके जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके जो मैनेजर्स हैं, उनके स्किल सेट भी आपस में मैच करते हैं। तो एक मैनेजर को मल्टीपल काम भी असाइन कर सकते हैं उसी मैट्रिक्स के अंदर। तो ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। वो उससे क्या फायदा होगा, उससे एक तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा कि एक ही ह्यूमन रिसोर्स 2 या 3 जगह पे अपनी एक्सपर्टीज दे पा रहा है। और उस ह्यूमन रिसोर्स को क्या फायदा होगा कि उसके अगर वो अपने रिज्यूमे में ऐड कर पाएगा कि उसने ये 3 या 4 टाइप के काम एक ऑर्गेनाइजेशन में कर रखे हैं। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसी यूनिट में, उन्हीं को थोड़ा डिटेल में बताया गया प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव्स की यूनिटी होगी, मतलब एक ही ऑब्जेक्टिव होगा। डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन, वही जो हमने पहले बात करी, डिवीजन ऑफ वर्क, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम हो रहा है तो डिवीजन ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन के हिसाब से टॉप टू बॉटम डिफाइंड होगा कि किसको क्या काम करना है, हु हैव टू डू व्हाट काइंड ऑफ वर्क, व्हाट आर देयर स्किल सेट्स, डिवीजन ऑफ वर्क में आ जाता है। डेफिनेशन ऑफ जॉब्स, हर बंदे को अपनी जॉब वेल डिफाइंड होगी, द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड जो होंगी एवरी पोजीशन पे, एंड इट्स रिलेशन विद अदर पोजीशन शुड बी डिफाइंड, कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं, वो डेफिनेशन ऑफ जॉब्स में आ जाता है। क्या ड्यूटीज हैं और आपके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरी डिविजन्स के, क्या रिलेशनशिप है अदर पोजीशंस के हिसाब से, वो ऑलरेडी डिफाइंड हो जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ये अगर हम पढ़ें ये सारी चीजें हम ऑलरेडी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, एक कमांड की यूनिटी होगी, मतलब टॉप टू लो लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम इस पहली लाइन में, नो वन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिपोर्ट टू मोर देन 1 लाइन ऑफ सुपीरियर, मतलब एक कमांड की यूनिटी होगी, आपको पता होगा कि किसको आपको रिपोर्ट करना है, किससे आपको डिसीजन लेने हैं, किससे आपको रिजल्ट्स देने हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगी, एग्जम्पशन प्रिंसिपल होगा, स्पैन ऑफ सुपरविजन होगा। द टर्म स्पैन ऑफ सुपरविजन को अगर आप समझे, मीन्स दैट द नंबर ऑफ पर्संस अ मैनेजर और अ सुपरवाइजर कैन डायरेक्ट, मतलब आपको एक मैनेजर और सुपरवाइजर को पता है कि आपको कितने आप उस मैनेजर के अंदर बंदे हैं और कितने बंदों को आपको डायरेक्ट करना है। तो एक क्लियरिटी होगी माइंड में कि आपकी टीम 20 जनों की है, आपको 20 जनों को 20 जनों को डायरेक्ट करना है। तो ये स्पैन ऑफ सुपरविजन के अंदर आ जाता है। तो ये सारी क्या है, ये सारे हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम होती है। फ्लेक्सिबिलिटी हम पहले पढ़ चुके हैं, फ्लेक्सिबल हो जाता है क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड है तो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंश्योर्स द एबिलिटी टू चेंज द एनवायरनमेंट विद द एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल चेंजेस, क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आ रहा है, या क्या और भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वो सारा उसके अंदर आता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल की अगर हम बात करें तो it is sometimes suggested that the span of control should neither be too wide or nor be too narrow. तो किसी भी एग्जीक्यूटिव या सुपीरियर बी लिमिटेड एज टू मेक सुपरविजन टू कंट्रोल इफेक्टिव। कंट्रोल करना किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी एक डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना, आपको पता है ऑलरेडी डिफाइंड है कि किसी डिपार्टमेंट को आपको कंट्रोल करना है, उसके अंदर क्या लोग हैं, क्या स्किल सेट है, वो स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर आता है।
किस पर्सन के पास कितना कंट्रोल है वो सब स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर आएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव के पास पूरी कंपनी का कंट्रोल है, मैंने अपर लेवल मैनेजर्स के पास कुछ डिपार्टमेंट्स का कंट्रोल है, लोअर लेवल मैनेजर के पास कुछ ह्यूमन रिसोर्स का कंट्रोल है। ये सब स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर आता है। वो कितने लोगों को या कितनी चीजों को कंट्रोल कर रहा है वो स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर है। नेचर ऑफ, अभी स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल को क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं उसके अंदर ये पॉइंट है। नेचर ऑफ वर्क, एबिलिटी ऑफ द मैनेजर, क्या एबिलिटी है मैनेजर की, वो कितना कंट्रोल कर सकता है, वो स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर है। एफिशिएंसी क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, कितने असिस्टेंट्स हैं, आर एम्प्लॉयड हैं, कॉन्टैक्ट बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट्स, एबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, डिग्री एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर आ जाता है। अब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर 4 पॉइंट आ जाते हैं। इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होगा, कोई भी चार्ट एक प्रिपेयर करना है ऑर्गेनाइजेशन का कि क्या पूरा उसका एक स्ट्रक्चर क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उस स्ट्रक्चर के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या है सब, उसका पूरा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर बनाते हैं, प्रेजेंटेशन अगर हम बनाते हैं तो ब्लूप्रिंट बनाते हैं कंपनी का। ब्लूप्रिंट का मतलब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ही होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। तो आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर। क्या वो दिखाता है, इट शोज प्रिंसिपल लाइंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल लाइंस का मतलब आ जाता है कि कौन से लोग किसको ऑथराइज कर सकते हैं, क्या ऑथराइज कर सकते हैं, क्या डायरेक्ट कर सकते हैं, प्रिंसिपल शोज प्रिंसिपल के अंदर आ जाता है। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कौन किससे किस तरह से कैसे बात कर सकता है, क्या चैनल के थ्रू बात कर सकता है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाने की क्या एडवांटेजेस हैं, सिंपल एडवांटेजेस हैं। इट सर्व एज वैल्यूएबल गाइड टू द न्यू पर्सनल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कोई भी एक नया बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, अगर उसके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है तो उसको पता है कि वो किसी भी एक हायर अथॉरिटी को किस तरह से कम्युनिकेट कर सकता है, किस तरह से अपनी बात कम्युनिकेट कर सकता है, अपने इश्यूज बता सकता है। तो ये एक फायदा है। इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क ऑफ पर्सनल क्लासिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन सिस्टम्स। मतलब एक आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि किस काम को आप, क्योंकि आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, आपके पास एक सेट ऑफ रूल्स हैं, तो आप क्लासिफाई कर सकते हैं किस काम को आप कर सकते हैं और क्या इवैल्यूएशन सिस्टम्स हो सकते हैं इसके। तो ये सारी इसकी एडवांटेजेस हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। लिमिटेशंस भी हो सकती हैं इसकी कुछ, जैसे कि अगर एक लिमिटेशन पढ़े तो इट इंट्रोड्यूसेस रिजिडिटी इन रिलेशनशिप्स। क्योंकि सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है तो रिजिडिटी आ सकती है। रिजिडिटी हमने पहले भी पढ़ी थी। रिजिडिटी की वजह से जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है। इट शोज द लाइन ऑफ अथॉरिटी, but it is notable to answer questions like the degree of authority that can be exercised by a particular executive, how far he is responsible for his function, and what the extent is accountable. तो किसी भी इंसान को इट शोज द लाइन ऑफ अथॉरिटी, उसकी अथॉरिटी के बारे में पता चल जाता है। ये भी एक लिमिटेशन है एक चार्ट से कि भाई वो कितनी चीज़ों के लिए उसको मिसयूज कर सकता है, कितनी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या चीज़ उसके अंडर आती हैं। वो वहाँ पे मिसयूज का भी एक अफेक्ट, एक पॉइंट आ सकता है। कोई एक पर्सन किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मिसयूज भी कर सकता है। वो सब कुछ आ जाता है लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल, ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल का बहुत ही सिंपली समझ सकते हैं कि अगर आप एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसकी अलग अलग, आप अकाउंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो अकाउंट्स का एक अलग मैनुअल होगा, जिस मैनुअल को पढ़ के सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं और आप अकाउंट्स में काम कर रहे हैं तो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलरेडी डिफाइंड है, उसके लिए बुक्स डिफाइंड है। तो उन बुक्स को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल। वो ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल्स जो हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल जो ऑलरेडी डिफाइंड हैं उसके हिसाब से काम करना वो ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल के अंदर आ जाता है। इन मैनुअल्स का क्या इंपॉर्टेंस है इसको आप सिंपली समझ सकते हैं। किसी भी आप नई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, काम शुरू करते हैं, आप अकाउंट्स में काम कर रहे हैं, तो अगर इफ़ यू डू नॉट हैव दैट ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल कि उस वो ऑर्गेनाइजेशन किस हिसाब से काम करती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किस हिसाब से काम करती है, वो मैनुअल आपके पास नहीं है तो आपको काम करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी। आपको अगर कोई समझाने में, फॉर एग्जांपल आपका कोई सुपीरियर है, वो आपको समझाने में रिफ्रेन कर रहा है, आपको नहीं समझा रहा है, तो आप जस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल उठा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, एंड यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, ये इंपॉर्टेंस के अंदर आ जाता है। टाइप्स ऑफ मैनुअल सिंपली समझ सकते हैं। पॉलिसी मैनुअल, क्या पॉलिसी होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की। ऑपरेशंस मैनुअल, वही अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हिसाब से अलग अलग मैनुअल हो सकते हैं। क्या रिस्क एंड रेगुलेशन है किसी भी, अगर एक केमिकल फैक्ट्री है तो उस क्या रिस्क एंड रेगुलेशंस हैं, वो उसके लिए एक अलग मैनुअल होगी। ऑर्गेनाइजेशन की क्या मैनुअल है, डिपार्टमेंट उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी क्या मैनुअल होगी। अकाउंट्स का क्या मैनुअल होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मैनुअल होगा।
एडवांटेजेस में वही आ जाता है कि आप, जो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया है और भी इसमें एडवांटेजेस बताए गए हैं कि एक रिटर्न फॉर्म में आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ड्रॉबैक्स में आ जाता है कि मैनुअल में कॉज रिजिडिटी ऑफ ऑपरेशंस। रिजिडिटी, हर ड्रॉबैक में आप इस पॉइंट को, रिजिडिटी को ध्यान में रख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के हर चैप्टर में रिजिडिटी का एक पॉइंट ड्रॉबैक्स के अंदर आ रहा है। तो रिजिडिटी ऑफ ऑपरेशंस हो जाती है। एक मैनुअल के हिसाब से आपको अगर काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ उसी के हिसाब से सोचना शुरू कर देते हैं, आप अपना दिमाग या अपना क्रिएटिव माइंड लगाना बंद कर देते हैं कई बार, तो ये रिजिडिटी आ जाती है वहाँ पे। और इसका अगर ड्रॉबैक करें तो इसमें इन्होंने जो फर्स्ट पॉइंट बताया कि स्मॉल एंटरप्राइज कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ मैनुअल बिकॉज इट्स ऑपरेशन इज कॉस्टली। तो जो छोटी एंटरप्राइज है वो मैनुअल को अफोर्ड नहीं कर सकती, वो भी एक ड्रॉबैक में आ जाता है। अब हम आ जाते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। इसको अगर आप सिंपली वर्ड्स में फॉर्मल और इनफॉर्मल के मीनिंग के हिसाब से ही समझे तो कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन प्लान्ड है, अगर आप एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लें तो वो टॉप टू बॉटम प्लान्ड है। उसमें पता है कि हायरार्की क्या है, कौन किसको डायरेक्ट कर सकता है, किसके अंडर कौन काम कर रहा है, किसके अंदर क्या डिपार्टमेंट है। तो वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर और सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल अगर हम लें सिंपली, तो आप एक बस का एग्जांपल ले सकते हैं। एक बस में कुछ लोग क्यू में खड़े हैं, कुछ लोग लाइन में खड़े हैं, उनमें से एक पर्सन उस लाइन को, क्यू को तोड़ के जबरदस्ती बाय हुक और क्रुक वो टिकट लेना चाह रहा है। वो भाग के किसी भी एक सिंपल एग्जांपल है, वो भाग के टिकट लेना शुरू कर देता है एक लाइन क्यू में से निकल के। तो जो बाकी लोग हैं उनके अंदर एकदम से एक ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। इनफॉर्मल ग्रुप भी बोलते हैं उसको, या इनफॉर्मल एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है जिससे आप इनफॉर्मल समझ सकते हैं, इनफॉर्मल वर्ड का मतलब समझ सकते हैं। तो उस एक बंदे की वजह से, जो जिसने लाइन को, क्यू को तोड़ दिया है, उसकी वजह से जो बाकी लोग हैं वो जो एकदम से एक ग्रुप बना लेते हैं कि क्योंकि इस बंदे ने ही और शी हैव ब्रोकन द क्यू, उसकी वजह से जो बाकी लोगों में एक ग्रुप बन गया है और वो उस बंदे को रोकते हैं कि आप ऐसे लाइन नहीं तोड़ सकते हैं और यू हैव टू स्टैंड इन द क्यू अकॉर्डिंग टू योर टर्न, आपको अपना टिकट लेना है। तो वो जो एक ग्रुप एकदम से बनता है उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अब इसको बड़े रूप में अगर समझें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रही है, बट क्या होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी वजह से कोई भी एक डिफिकल्टी आ जाती है, तो एकदम से कोई डिफिकल्टी आने की वजह से जो एक सेट ऑफ ग्रुप बन जाता है, कुछ पर्संस का ग्रुप बन जाता है, वो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 4 डिपार्टमेंट हैं, चारों डिपार्टमेंट्स में से कुछ लोग अपनी जो वेजेस हैं, उनको जो वेज मिल रही है, उनको अपनी वेज से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो जो 4 लोग मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं ऑल ऑफ अ सडन, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है। अभी डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में यही है जो मैंने आपको भी बताया। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर क्रिएटेड बाय कॉन्शियस, मतलब वो ऑलरेडी एक प्लान्ड वे में क्रिएट होती हैं बाय कॉन्शियस मैनेजरियल डिसीजन। बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर अराइज स्पॉन्टेनियसली, वो एकदम से बन जाती है विद इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक क्यू थी, वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थी, लाइन थी जो बस की, वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थी, पर उसके अंदर से क्योंकि एक बंदे ने वो क्यू तोड़ दी तो एक इनफॉर्मल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन गई जो ऑल ऑफ अ सडन बनी। या फिर कुछ एक वही मैंने जो अभी 4 डिपार्टमेंट्स का एग्जांपल दिया, 4 डिपार्टमेंट्स में से 4 लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के क्योंकि खुश नहीं है अपने वेजेस की वजह से, तो जो वो एकदम से ऑल ऑफ अ सडन एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे अपनी, वो अपोज करेंगे अपनी वेजेस के बारे में, तो वो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है। उसी के अंदर ये स्ट्रक्चर, मेंबरशिप, ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं, क्या बिहेवियर होता है। ये बहुत ही कॉमन पॉइंट्स हैं, ओरिएंटेशन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऑथोरिटी, ऑब्जेक्टिव्स। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही स्मॉल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनते हैं और बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद ऑब्जेक्टिव वो वैनिश हो जाते हैं, वो एक प्लान्ड वे में नहीं बनते हैं। कम्युनिकेशन जो होती है वो एकदम से शुरू हो जाती है। इनफॉर्मल चैनल्स, वही अगर हम बस वाले एग्जांपल की बात करें तो कम्युनिकेशन क्योंकि एक बंदे ने क्यों तोड़ दी तो बाकी बंदों के अंदर एकदम से कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी, वो कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आएगी। एक लीडर फॉर्म हो जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। जो 4 डिपार्टमेंट्स में से 4 लोग में से एक जो, क्योंकि वो एक वेल साउंड है, वो एक पर्सन है जो वेल साउंड है उन 4 डिपार्टमेंट में से, तो वो एक बार उसको एक जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसको लीडर चूज कर लेगी उस एक पर्सन को अकॉर्डिंग टू हिज स्किल्स। तो फंक्शंस क्या होते हैं? सॉल्विंग वर्क प्रॉब्लम्स, जो एकदम से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उनको सॉल्व करना, बेटर कोऑर्डिनेशन, चैनल कम्युनिकेशन,
बेटर रिलेशन, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, सारी टर्म्स हर ऑर्गेनाइजेशन की जो इम्पोर्टेंस हैं और फंक्शन है उसके अंदर रिपीट होंगे बार बार। तो प्रॉब्लम्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए क्रिएट होती हैं तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं है तो इनके अंदर कन्फर्मिटी नहीं होगी। मतलब एक कुछ लोग अभी तो आपके साथ हैं, बाद में वो दे कैन मूव बैक, दे कैन टेक देयर डिसीजन बैक, क्योंकि वो फॉर्मली ऑर्गेनाइज नहीं है, वो एकदम से ऑर्गेनाइज हुई है। तो कुछ लोग पीछे हटने को भी कन्फर्मिटी के अंदर आ जाता है। रेजिस्टेंस टू चेंज, informal groups generally have the tendency to resistance to change requires new skills, but groups want to maintain status quo, sometimes groups react violently। मतलब क्योंकि हर बंदा एक तरह से नहीं सोच सकता, और ये जो ग्रुप्स हैं वो इनफॉर्मली बने हैं, वो किसी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग से नहीं बने हैं। तो वहां पर एवरी पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, क्यों, तो वहां पर एक रेजिस्टेंस टू चेंज आ जाएगा। एक पर्सन कुछ सोच रहा है और दूसरा पर्सन उस हिसाब से नहीं सोच रहा है, तो वो दूसरा पर्सन चेंज होने के लिए दैट ह्यूमन रिसोर्स विल नॉट बी चेंजिंग अकॉर्डिंग टू दैट अदर पर्सन। तो ये एक रेजिस्टेंस टू चेंज के अंदर आ जाता है, रोल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ जाता है। आपने एक लीडर चूज कर लिया, 4 लोग ने एक लीडर चूज कर लिया। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में ये रोल कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी रोल्स डिफाइंड है, कौन पर्सन क्या काम करेगा, दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रोल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि आपके कुछ लोगों ने मिलकर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, और उसमें से इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ 5 पर्सन्स, तो उनमें से 4 लोग एक पर्सन को, या 3 लोग एक पर्सन को चाहते हैं दैट ही विल बी आवर लीडर, बट या हम ये काम करना चाहते हैं, हम ये काम करना चाहते हैं, हमारी ये एक्सपर्टीज है, पर क्योंकि ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो वहाँ पे रोल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। 2 लोग ऐसा चाह सकते हैं कि हम ये काम करेंगे, मैं लीडर बनूंगा, ये सारा आ जाता है रोल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हमने इसमें पढ़ा फॉर्मल, इनफॉर्मल, रोल कॉन्फ्लिक्ट, ये सब कुछ हमने पढ़ा इस यूनिट में। यूनिट यहाँ पे खत्म होती है। इसके बाद अगर हम शुरू करें यूनिट 11, डिपार्टमेंट एंड फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी रिलेशंस। डिपार्टमेंट सिंपली हमें पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर इसको हम इसका एक ओवरव्यू लेना चाहें तो डिपार्टमेंट वो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, तो वो होते हैं डिपार्टमेंटेशन, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटेशन। क्योंकि अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो चुकी है, इट हैव ग्रोन टू हाइट्स, तो आपको डिपार्टमेंट्स अलग अलग बनाने ही पड़ेंगे। एक डिपार्टमेंट होगा जो टेक्निकल बैकग्राउंड को देखेगा, अकाउंट्स को देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा। एक डिपार्टमेंट होगा जो डिसीजन मेकिंग होगा। तो वो डिपार्टमेंटेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर देना डिपार्टमेंटेशन के अंदर आ जाता है। यही डेफिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट के अंदर बताया गया। इन गवर्नमेंट दीज आर कॉल्ड ब्रांच, डिपार्टमेंट एंड सेक्शन। इन मिलिट्री रेजिमेंट, बटालियन, ग्रुप्स एंड, ये सारे डिपार्टमेंटेशन है। किसी मिलिट्री के अंदर जो रेजिमेंट है, बटालियन है, ग्रुप्स है, कंपनी है, वो सारे डिपार्टमेंटेशन है। डिपार्टमेंटेशन की नीड क्या होती है, इसको आप सिंपली समझ के अपने वर्ड्स में पेपर में लिख सकते हैं। डिपार्टमेंटेशन की सिंपल ये नीड होती है कि आप क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो चुकी है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग स्किल सेट के हिसाब से अलग अलग पर्सन्स को काम डिवाइड होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। तो एक टेक्निकल डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल लें अगर, तो डिपार्टमेंट अगर हम टेक्निकल डिपार्टमेंट नहीं बनाएंगे तो हमें जो टेक्निकल स्किल सेट वाले जो पर्सन्स हैं वो उस डिपार्टमेंट में, क्योंकि हमने एक डिपार्टमेंट नहीं बनाया, तो वो एक अलग अलग जगह काम करेंगे और वो अपने स्किल सेट को परफेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे। तो डिपार्टमेंटेशन अनेबल्स ईच पर्सन टू नो द रोल ही इज एक्सपेक्टेड टू प्ले इन द टोटल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। हर बंदे को अपना एक रोल पता होगा अपने स्किल सेट के हिसाब से। तो डिपार्टमेंटेशन इसलिए बहुत जरूरी है। डिपार्टमेंटेशन फॉर्म करने के बेसिस क्या हो सकते हैं, फंक्शन, ये अगर हम इसमें से पढ़ें तो कैसे डिपार्टमेंटेशन बना सकते हैं। एक प्रेसिडेंट के अंदर एक प्रोडक्ट मैनेजर होगा, एक मार्केटिंग मैनेजर होगा, एक फाइनेंस, ये हमने डिपार्टमेंट कैसे डिवाइड करें। प्रोडक्शन मैनेजर वो होगा जो किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, अपने जो नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं उनको मोटिवेट करेगा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में। अब मार्केटिंग मैनेजर क्या करेगा, वो मार्केट करेगा उस प्रोडक्ट को। फाइनेंस मैनेजर सारे फाइनेंशियल इश्यूज को ध्यान में रखेगा। ये 3 हमने डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। फिर आ जाता है बेसिस ऑफ हम किस बेस के हिसाब से किस डिपार्टमेंट को डिवाइड कर रहे हैं, वो आ जाता है बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन के अंदर। हमने मार्केटिंग का एक बेस ले लिया, एक फाइनेंस को एक बेस ले लिया, प्रोडक्शन को एक बेस ले लिया। अब एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इस डिपार्टमेंटेशन को करने के एडवांटेजेस क्या हैं। इससे सिंपल जो हम पहले भी अभी डिस्कस करते हैं, डिपार्टमेंटेशन
एक फाइनेंस मैनेजर को हमने क्योंकि एक उसे डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया, तो फाइनेंस मैनेजर को ऑलरेडी पता है कि हमें किस बंदों से फाइनेंस का काम लेना है, फाइनेंस में हमें क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या हमारे एम्स हैं, क्या हमें किस तरह से हमें फाइनेंस को कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट हमें प्रॉफिट हमें क्रिएट करना है। तो फाइनेंस मैनेजर को ऑलरेडी पता है। तो डिपार्टमेंटेशन का फॉर्मेशन इसलिए हमारा जो एडवांटेजेस है इसके अंदर आ जाता है। इट इज अ मोस्ट लॉजिकल एंड नेचुरल फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंटेशन। तो डिपार्टमेंटेशन के अंदर डिसएडवांटेजेस भी आ जाती हैं कि अगर आप डिपार्टमेंट देयर में भी डिफिकल्टीज इन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कई बार कंट्रोल करने में, कोऑर्डिनेशन करने में डिपार्टमेंट्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कि डिपार्टमेंट को इन अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पैसे की जरूरत है, बट अकाउंट्स डिपार्टमेंट उस पैसे को नहीं रिलीज कर पा रहा है किसी वजह से, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ये है डिपार्टमेंटेशन की कुछ डिसएडवांटेजेस। उसके बाद प्रोडक्ट को अगर हम डिवाइड करें, प्रोडक्ट बोर्ड ऑफ मैनेजर्स, फाइनेंस प्रोडक्ट क्या है, कोई भी एक फाइनल प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं डिपार्टमेंटेशन के बाद, डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, कि किस प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं उसके हिसाब से डिपार्टमेंटेशन बनती है। जैसे कि अगर हम मार्केटिंग के प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, पर्सनल पे, ऑपरेशंस पे, फाइनेंस पे, तो उस हिसाब से हम डिपार्टमेंट्स बना देंगे। एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, इट फोकस ऑन, किसी भी अगर हम प्रोडक्ट के हिसाब से डिपार्टमेंट बना रहे हैं तो वो डिपार्टमेंट उसी प्रोडक्ट पे काम करेगा। ये उसके एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं? इट मे बी डिफिकल्ट फॉर अ कंपनी टू अडैप्ट इटसेल्फ टू अ सर्टेन चेंजेस इन डिमांड ऑफ टेक्नोलॉजी। कई बार ऐसा होगा कि डिपार्टमेंटेशन तो हमने कर दी, हमने एक डिपार्टमेंट बना दिया अकॉर्डिंग टू अ प्रोडक्ट, बट उस कंपनी को उस प्रोडक्ट के जो जैसे कि अगर कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, उसकी टेक्नोलॉजी रैपिडली इंक्रीज कर रही है, तो एक कंपनी को डिफिकल्टी हो सकती है उस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को अडेप्ट करने में बार बार। तो ये सारा आ जाता है डिपार्टमेंटल। उसके बाद टेरिटरी के हिसाब से हम पहले पढ़ चुके हैं कि अलग अलग टेरिटरी में डिवाइड कर देते हैं। कस्टमर्स आप समझ सकते हैं, कस्टमर्स के हिसाब से डिपार्टमेंट बनाना, उसको कस्टमर्स के हिसाब से डिपार्टमेंट डिवीजन बोलते हैं, डिपार्टमेंटेशन बोलते हैं, कि कौन से कस्टमर हमारे, अगर किसी भी एक कंपनी का एग्जांपल ले ले, कौन से कस्टमर्स हमारे इस प्रोडक्ट से खुश हैं, कौन से कस्टमर्स हमारे इस प्रोडक्ट से खुश हैं, किस रीजन के कस्टमर्स हमारे इस प्रोडक्ट को ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो कस्टमर्स के हिसाब से डिपार्टमेंटेशन कर देना, वो डिपार्टमेंटेशन अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स आ जाता है। इक्विपमेंट के हिसाब से डिपार्टमेंटेशन करना, वो डिपार्टमेंटेशन इक्विपमेंट के अंदर आ जाएगा, प्रोसेसर इक्विपमेंट के अंदर आ जाएगा। जैसे कि वीविंग अगर हम कर रहे हैं, स्पिनिंग हम अगर कर रहे हैं, उसके हिसाब से कैलेंडरिंग का डिपार्टमेंट अलग होगा, डाइंग का डिपार्टमेंट अलग होगा, वीविंग का डिपार्टमेंट अलग होगा। इसमें आपको सिर्फ ये डायग्राम देखने की जरूरत है, ज्यादा थ्योरी भी आप अगर ना पढ़ें, सिर्फ इस डायग्राम के थ्रू आप अपनी थ्योरी क्रिएट कर सकते हैं कि इक्विपमेंट के हिसाब से हम डिपार्टमेंट को कैसे डिवाइड करेंगे, कस्टमर्स के हिसाब से हम डिपार्टमेंट को कैसे डिवाइड करेंगे। आप ये सिर्फ डायग्राम्स को देख के आगे पढ़ सकते हैं। चूजिंग बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन, ये भी आप सिंपल टर्म से पढ़ सकते हैं। स्पेशलाइजेशन, इकोनॉमी, डिपार्टमेंटेशन के क्या बेसिस हो सकते हैं। इकोनॉमी के हिसाब से हम डिपार्टमेंट को कैसे डिवाइड करेंगे, हमारी क्या इकोनॉमी है उसके हिसाब से डिपार्टमेंट को डिवाइड करना, क्या स्पेशलाइजेशन है उसके हिसाब से डिपार्टमेंट को डिवाइड करना। कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, ह्यूमन कंसिडरेशन, किस डिपार्टमेंट शुड नॉट ओनली कंसिडर द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट इट शुड आल्सो गिव ड्यू अटेंशन टू द ह्यूमन फैक्टर। तो ये सारी कंसिडरेशन है, बेसिस हैं डिपार्टमेंटेशन करने के। बेनिफिट्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बेनिफिट्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन, अथॉरिटी ऑफ रिलेशनशिप्स, अथॉरिटी ऑफ रिलेशनशिप भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टॉप टू बॉटम होती है जिसको हम वर्टिकल रिलेशंस बोलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप होती है जिसको, जो एक टीम के अंदर जो एक रिलेशन है वो हॉरिजॉन्टल रिलेशन है, टॉप टू बॉटम है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि पहले शुरू में कौन होगा, उसके बाद सेकंड लेवल पे कौन होगा, डिविजनल मैनेजर होगा, टेक्सटाइल, केमिकल, ये सारे आ जाता है लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके मेरिट्स आ जाएंगे, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये वही रिपीट हो रहे हैं कि एक लाइन, अगर हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन की लाइन है तो उसके क्या मेरिट्स होंगे, डीमेरिट्स क्या होंगे। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन मतलब ऊपर अगर टॉप टू बॉटम हम चल रहे हैं तो वो एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम पैरेलल की बात करें, हॉरिजॉन्टल की बात करें, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये तीनों हॉरिजॉन्टल लाइन में काम कर रहे हैं। एक वर्टिकल लाइन की अगर बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर, मार्केटिंग मैनेजर, ये सब वर्टिकल लाइन में काम कर रहे हैं। इनके मेरिट्स ये भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सिमिलर ही फाइंड होंगे, डीमेरिट्स भी सिमिलर फाइंड होंगे, कुछ चीजें इसमें बार बार रिपीट होंगी।
सुपीरियोरिटी ये हम पढ़ चुके हैं कि सुपीरियर कौन होगा, जूनियर कौन होगा। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जनरल मैनेजर, उसके अंदर क्या क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट्स बन चुके हैं, उनके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या वो फंक्शंस करेंगे। कुछ है इसमें देखिए, अगर मैट्रिसेस का एग्जांपल लें तो इसमें ले सकते हैं कि आपका कौन सा जो डायरेक्टर्स हैं वो कहाँ पर अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए काम कर सकते हैं, ये एक मैट्रिक्स का एग्जांपल है। पर्सनल डायरेक्टर जो है वो प्लांट मैनेजर को भी हेड कर सकता है, प्लांट मैनेजर 1 को भी हेड कर सकता है। इसके बाद मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये सब सिमिलर फाइंड होंगी और बार बार रिपीट होंगी। तो ये आप सारी एक बार पढ़ के और बार बार ओवरव्यू ले सकते हैं इनका। तो 11 चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। और हमारे पास क्योंकि टाइम 5:34 हो गया है और अब अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वी हैव टू वॉच दैट लूनर लैंडिंग मिशन, तो हमें यूनिट 12 अभी डिले करनी पड़ेगी। आज यूनिट 12 वैसे खत्म करनी थी हमें, तो हम इसको क्लास को यहीं पर खत्म करके और वी शुड डू आवर ड्यूटी ऑफ व्यूइंग दैट लूनर मिशन। हमें वो ड्यूटी भी अपनी परफॉर्म करनी चाहिए एज अ इंडियन। तो हम इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप सबसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, आप सब अपना एक गवर्नमेंट का जो इतना अच्छा हमारा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हमारा इतना अच्छा जो एक स्टेप है उसको सब देखें। 5:30 से ऑलरेडी 5 मिनट्स हम डिले कर चुके हैं। इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है? यस सर, यस सर, थैंक थैंक यू सर। यू। ओके, बाय।